Now today we are moving towards the last point in our unit number 2, that is McCain's 7S framework. So let me just go in detail and try to understand what this McCain's 7S framework is all about and how it is useful to us. So first of all, let me just have the history about this particular model. कि भाई ये मॉडल कहाँ से आया, कैसे आया. So during late 1970s, the Richard and Anthony, the two of the guys from US, are investigating how these Japanese companies are more successful. कि भाई वो successful क्यों है, उनकी कंपनी में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो कंपनीज को सक्सेसफुल बनाते हैं. At the same time, the two other guys, that is Tom and Robert, are also from US and they are also working, and they both are belonging from this McKinsey consultancy group. So they, all these four guys come together and identify some of the factors which makes the organizations more effective, more successful. So here, this particular model, management model, consists of 7 factors to organize the companies in a holistic and effective way. कि भाई ये जो 7 फैक्टर्स है कि जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई कंपनी इफेक्टिव कैसे बनेगी. Together all these factors determine the way in which the company are supposed to operate, कि भाई कंपनी को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, कैसे यूजफुल होता है, वो आगे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे कंपनी को हेल्पफुल होता है. एंड ऑल दिस फैक्टर्स हैव डिफाइंड इम्पैक्ट ऑन कंपनीज फंक्शनिंग, कि ये सारे फैक्टर्स डेफिनेटली कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, कंपनी कैसे काम करती है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे. सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पर्टिकुलर मॉडल क्या था. सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि भाई मैकेन्स करके कंसल्टेंसी फार्म था, कि वहाँ के जो दो गाइस थे टॉम एंड रॉबर्ट, उन्होंने क्या हुआ 1980s में ये पर्टिकुलर मॉडल्स को फाइनलाइज किया और लोगों के सामने रखा है. So this particular model is introduced and it is going to provide the framework and has been widely used by the academicians and practitioners. कि भाई उसके बाद क्या है, लोग उसको यूज करना स्टार्ट किया. एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल्स, कि भाई कंपनी के रूप में आप कोई स्ट्रेटेजीज बिल्डअप कर रहे हो या स्ट्रेटेजीज नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते हो. तो एट दैट टाइम दिस आर द 7 फैक्टर्स विच यू नीड टू understand, which you need to observe, analyze, so that you can effectively implement the strategies. So we can say that there are the 2 uses, कि भाई ये जो मॉडल है वो कैसे यूजफुल होता है. तो कभी 2 तरीके से यूजफुल हो सकता है, और या वी कैन से दैट कि 2 सिचुएशंस में यूजफुल हो सकता है. वन, एज वी सेज, फॉर स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग एंड इम्प्लीकेशंस, कि भाई कंपनी के रूप में हम कौन सी नई स्ट्रेटेजी के लिए जा सकते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो बारे में ये मॉडल हमें हेल्पफुल हो सकता है. एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट द चेंज, कि जो हम यूनिट नंबर 4 के अंदर डिटेल में देखेंगे कि डेफिनेटली सम काइंड ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू बी टेक प्लेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होंगे तो उसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली कंपनी के ऊपर आने वाली है. तो कंपनी के अंदर वो चेंजेस कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, तो वो चीज क्या है, हम ये पर्टिकुलर मॉडल के माध्यम से जान पाएंगे कि भाई कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से फैक्टर्स में चेंजेस हो सकते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है. सो दिस आर द 2 एप्लीकेशंस, एप्लीकेबिलिटी, कि भाई ये 2 जगह पे ये पर्टिकुलर मॉडल हमें हेल्पफुल होगा. सो ऑन द प्रेजेंट एरा वी कैन से दैट कि भाई ये पर्टिकुलर जो मॉडल है उसके अंदर आउट ऑफ 7 factors we can divide these factors into 2 categories, कि भाई सॉफ्ट एंड हार्ड फॉर्म्स. क्यों, कि भाई in terms of its observability, in terms of whether we can able to analyze it, whether we can able to modify it, whether we can able to change it or not. तो उसके बेसिस पे हम हार्ड एंड सॉफ्ट 2 फॉर्म में क्या है ये फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो जो हार्ड फैक्टर्स है, इट इज डिफिकल्ट टू what you can say, it is easy to identify, but जो soft factors है it is difficult to identify as well as difficult to change. तो ये दोनों फैक्टर्स क्या है, दोनों हार्ड एंड सॉफ्ट फैक्टर्स क्या है, कैसे है, उसके अंदर क्या होता है, तो वो सारी चीजें हम 1 by 1 यहाँ पे समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल these are the 7 factors which we can say that which is identified in this particular framework, and that's why it is known as a 7S framework model. So out of this
ये जो पर्टिकुलर 7 फैक्टर्स है that is going to describe the organizations as a company in a holistic and effective way कि भाई ये holistic view दिखाएगी कंपनी का 360 degree view हमें दिखाएगी so that we can able to see each and every angles of the organizations which can be helpful to us in analyzing and understanding कि भाई हर एक situations में हर एक factors में strategical implications क्या होगा कैसे helpful होगा. Together, this all the factors determine the way in which the corporations are supposed to operate. कि भाई ये सारे factors हमें help करेंगे कि भाई कंपनी को कैसे आगे ले जाना है. Managers should take into the account all these 7 factors and to be sure that the successful implications of the strategies are depend on this only. कि अगर आप कोई भी strategies हमने जो भी देखा है कि भाई diversifications के लिए जाना है, integrations के लिए जाना है, merger, acquisitions कुछ भी करना है, but स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे ये सारे 7 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है बिकॉज दिस आर द फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू मेक अ इन्फ्लुएंस कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल होगी या फेल होगी, आप सक्सेसफुली चेंजेस कंपनी में ला पाओगे या नहीं ला पाओगे. सो लार्जर और स्मॉलर द स्ट्रेटेजीज आर ऑल interdependent, so if you fail to pay proper attention on one of them this may affect all the others as well कि भाई आपकी कंपनी के अंदर हर एक जगह पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आप साइमल्टेनियसली यूज करते हो. तो सारी स्ट्रेटेजीज के बीच में सारे डिविजन्स के बीच में क्या है एक स्ट्रेटेजिकल अलाइनमेंट होना चाहिए, का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तभी क्या है आप सक्सेसफुली आप ओवरऑल एट कॉर्पोरेट लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर पाओगे. तो ये जो 7 मॉडल्स है, ये जो 7 फैक्टर्स है कि भाई वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि भाई कंपनी कैसे काम करती है और आपको नई स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है या कोई चेंजेस इंप्लीमेंट करना है कंपनी के अंदर, तो उस टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, तो वो हर एक फैक्टर्स में आपको क्या करना होगा, तो वो चीज ये पर्टिकुलर मॉडल हमें सिखाता है, बताता है. सो व्हाट आर द 7 एलिमेंट्स, ये कौन 7 फैक्टर्स है. तो फर्स्ट फैक्टर इज अबाउट द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ कि भाई हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, दैट इज गोइंग टू डिफाइन द प्लान व्हिच device to maintain and build the competitive advantage over the competitors. कि भाई हमने ऑलरेडी मीनिंग पार्ट में समझा था कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है, तो कि भाई स्ट्रेटेजी इज द वन काइंड ऑफ प्लान थ्रू विच कि भाई कंपनी के रूप में हम क्या है मोर कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहते हैं, हमारा जो गोल है, विजन है, मिशन है, उसको अटेन करना चाहते हैं. सो स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द वे कि भाई कंपनी के रूप में आपको कैसे आगे बढ़ना है. तो द फर्स्ट फैक्टर इज द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ कि भाई कंपनी के रूप में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या विजन मिशन स्टेटमेंट है, तो वो चीज क्या है आपको एक लेआउट प्रोवाइड करेगी, रास्ता प्रोवाइड करेगी कि भाई कंपनी के रूप में आपको कैसे आगे बढ़ना है. स्ट्रेटेजी के अंदर कोई चेंजेस करना है तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा कि यस अभी नई स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, वेदर वी आर कैपेबल इनफ फॉर दैट और नॉट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज कि भाई वो दोनों चीज़ हमारे पास है या नहीं है सपोर्ट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो वो सारी चीज़ें आप क्या है स्ट्रेटेजी के अंदर ऑब्जर्व करते हो. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो क्या दिखाता है, द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चराइज एंड हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल टू हुम. कि इवन हमने यूजी के अंदर पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि भाई टॉप, मिडल, लोअर. तो कंपनी के अंदर क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. वहां पे हम देख सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है कि भाई एचआर मैनेजर, तो एचआर मैनेजर के अंदर कौन कौन काम कर रहा है, उसके अंदर में कौन काम कर रहा है, तो टॉप में कौन है, मिडल में कौन है, बॉटम में कौन है, कौन सा बंदा किसको रिस्पॉन्सिबल है. तो वो सारी चीजें क्या है कंपनी के अंदर हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जान पाते हैं थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन अदर वर्ड्स द अथॉरिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के भाई कौन से बंदे के पास कितनी अथॉरिटीज है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो अगर कोई स्ट्रेटेजीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है या कोई चेंजेस इम्प्लीमेंट करना है तो उस टाइम पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेटेजीज के मुताबिक है या नहीं है. स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आपको करने होंगे वो आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा. सेम में कोई चेंजेस लाना है कंपनी के अंदर तो वो चेंजेस करने के टाइम पे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस होगा, ओवरऑल लेआउट में क्या चेंजेस होगा, तो दैट थिंग कैन बी नोन टू यू. कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए, तो मर्जर एंड एक्विजिशंस होगा तो डेफिनेटली कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा. तो आपकी जो नई स्ट्रेटेजीज है मर्जर एंड एक्विजिशंस, तो उसकी क्या इफेक्ट आ रही है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर उसकी क्या इम्पैक्ट होगी. सेम वे सिस्टम,
तो सिस्टम क्या दिखाती है? द सिस्टम रिफर्स योर डेली एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स दैट द स्टाफ मेंबर्स आर एंगेज इन टू गेट द जॉब डन। कि भाई कंपनी के रूप में आप काम कैसे करते हो, प्रोसीजर्स क्या है, कि भाई आप कोई भी एक्टिविटीज है, कोई भी डिसीजंस लेना है आपको, तो आप डिसीजंस कैसे लोगे, व्हाट आर द स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दैट, व्हाट आर द प्रोसीजर्स यू आर सपोज टू फॉलो। तो वो क्या दिखाता है? आपका सिस्टमेटिक वे, काम करने का तरीका। तो दैट वे इज गोइंग टू बी डिटरमाइन द वेरियस थिंग्स। कि भाई कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, जो लीडर है, उनका काम करने का तरीका कैसा है, उनका लोगों के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ इंटरेक्शंस कैसा है, वो चीज क्या है डेफिनेटली कंपनी में फ्यूचर में कंपनी का कल्चर, वैल्यू, कस्टम्स, वो सारी चीजें डिटरमाइन करने वाली है। एंड दैट्स व्हाई इवन सिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि भाई कंपनी कैसे काम करती है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे सीनियर कैसे है, सीनियर जूनियर के साथ कैसे इंटरेक्शंस करते हैं। तो वो सारी चीजें भी क्या है, हेल्पफुल होगी हमें। तो सेम वे कि अगर कोई स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है या चेंजेस लाना है, तो आपकी जो सिस्टम है वो स्ट्रेटेजीज के मुताबिक है या नहीं है, वहाँ पे सीनियर जूनियर के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, वो सब लोग साथ में मिलके अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके वो चेंज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे। देन नेक्स्ट इज अबाउट सेड वैल्यूज। कि भाई बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव द सर्टेन कोर वैल्यूज एंड दैट आर एविडेंट इन दी कॉर्पोरेट कल्चर एंड जनरेट द वर्क एथिक्स। कि भाई कंपनी के रूप में क्या है, हमारी वैल्यूज होगी, कस्टम्स होगी, ट्रेडिशंस होगा, कि जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनके बिहेवियर के अंदर रिप्रेजेंट होगा। तो आपका जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, तो दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि भाई आपके एम्प्लॉयज किस तरीके से बिहेव करेंगे विथ इन देमसेल्व्स और इवन विथ इन और विद द कस्टमर्स। कि भाई एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शंस होगा, कस्टमर्स के साथ कैसा इंटरेक्शंस होगा। तो वो सारी चीजें क्या है, आप उनकी वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बिहेवियर के माध्यम से जान पाओगे। तो कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। कि भाई आप क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए जा रहे हो, बट आपकी कंपनी जो है वहाँ पे आपका एक गवर्नमेंट बैंक है और दूसरी बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है। तो दोनों का जो वर्क कल्चर होगा, जो वहाँ पे बिहेवियर होगा, वो टोटली डिफरेंट होगा। तो ये जो मर्जर होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज दोनों कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। सो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। तो भाई इवन जो सैड वैल्यूज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ taking and implementing the strategies or even trying to making some kind of changes within the organizations. Next is about the style। कि भाई जो लीडर है वो लीडर की स्टाइल कैसी है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग अप्रोच कैसी है, जस्ट लाइक अ सिस्टम। कि भाई लोग वहाँ पे काम कैसे करते हैं, लीडर कैसे है, डिसीजंस कैसे लेते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। तो वही चीज, तो वो भी क्या है, कंपनी के अंदर डेफिनेटली सारी इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है। सेम वे द स्टाफ मेंबर्स। कि भाई कंपनी के जो अंदर एम्प्लॉयज है वो कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी नंबर इन टर्म्स ऑफ कि कितने प्रेजेंट्स है फ्यूचर में, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कौन सा स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी के एम्प्लॉयज हमारे पास एग्जिस्टिंग है, नए चाहिए होंगे, तो उनकी कैपेबिलिटीज, वो चीज़ भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। कि भाई अगर आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है या कोई चेंजेस लाना है, एट दैट टाइम वंस अगेन द ह्यूमन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स, कि भाई वो आपको हेल्प करेंगे। तो यू आर ऑल्सो गोइंग टू ऑब्जर्व एज वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज स्टाफ। एंड लास्ट इज अबाउट द स्किल। कि भाई जो एम्प्लॉयज है आपके, उनकी एक्चुअल स्किल्स कैसी है, कॉम्पिटेंसीज कैसी है फॉर वर्किंग एट द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि भाई उनकी कैपेबिलिटीज कैसी है, कि भाई वेदर दे आर हाईली स्किल्ड और अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कि भाई जो टास्क उनको दिया गया है, क्या आप रिलेटेड अनरिलेटेड जा रहे हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो उनके पास वो एफिशिएंट स्किल्स है या नहीं है जो डाइवर्सिफाइड एरिया में जाके काम करने के लिए। तो वो भी चीज़ क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सो दिस आर द 7 एलिमेंट्स, 7 फैक्टर्स विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, और दिस आर द 7 फैक्टर्स विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि भाई कंपनी के रूप में आप जो कंसर्न स्ट्रेटेजीज है उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, स्ट्रेटेजीज के लिए कैसे जाओगे, या कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस लाना है तो उसको लिए कैसे चेंजेस लाओगे। सो आउट ऑफ दिस वी कैन क्लासीफाई इट इनटू द हार्ड एंड सॉफ्ट फॉर्म एलिमेंट्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया
there are the three elements which are in the hard elements, that is strategy, structure and system. कि ये जो तीनों है, it can be quite easier for you to identify कि भाई कंपनी की स्ट्रेटेजीज क्या है, कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, लेआउट कैसा है, कंपनी के अंदर काम कैसे होता है. तो देयर इज सम हार्ड एविडेंस व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड यू कैन क्वाइट इजीली चेंज इट. बट डिफिकल्टीज कहाँ पे होगी? इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट एलिमेंट, दैट इज कंपनी की जो सेट वैल्यूज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, आपके एम्प्लॉयज है, उनका बिहेवियर है, उनका काम करने का तरीका है, उनका स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है. तो ये सारी चीजें क्या है? सॉफ्ट एलिमेंट है, जो आप आसानी से आइडेंटिफाई और चेंज नहीं कर पाओगे, आपके लिए डिफिकल्ट होगा. और वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम रादर देन शॉर्ट टाइम. कि भाई कोई बंदे का बिहेवियर चेंज करना है तो वो रातों रात चेंज नहीं होगा. इट इज रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड सम अदर एफर्ट्स. तो ये सारे जो सॉफ्ट एलिमेंट है वो क्या है? वेरी डिफिकल्ट है. आप आसानी से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आसानी से उसको चेंज नहीं कर पाओगे. तो इवन कोई भी चेंजेस लाना है तो जो हार्ड एलिमेंट्स है तो वो आप आसानी से चेंज कर पाओगे, उसके अंदर चेंजेस आसानी से हो जाएगा. बट जो सॉफ्ट एलिमेंट है तो वहाँ पे चेंजेस इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा. एंड वंस अगेन ऑल दिस 7 फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड. कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई हर एक फैक्टर्स अलग अलग काम कर रहा है, सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो यू आर ऑल्सो सपोज टू कंसिडर कि भाई एक फैक्टर्स की इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर क्या आएगी. तो वो चीज भी क्या है यहाँ पे ये मॉडल के अंदर आपको जानना है, समझना है. सो हियर वी जस्ट सी कि भाई हार्ड फैक्टर्स जो है वो क्या है? इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई एंड यू कैन use it, or even you can change it as and when you want to implement some kind of changes. But the soft form है are less tangible and definitely it is going to be tougher one, difficult for you, harder one to implement at the organizations, to make them changes at the organizations. So in this way these are the two elements which you are this type of 2 elements which you are going to classify out of 7 कि भाई हार्ड और सॉफ्ट, ये दो फॉर्म में आप इसको डिवाइड कर सकते हो. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? कि भाई ये जो मॉडल है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है हमें? तो फर्स्ट, इट इज गोइंग टू ऑफर एन इफेक्टिव मेथड टू डायग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस. कि भाई कंपनी के रूप में आप कैसा काम कर रहे हो, आपके यहाँ पे क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, और स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे या चेंजेस लाने के टाइम पे आपके यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है. तो दैट थिंग कैन बी नोन टू यू इजीली through this particular model. Second, it will provide the guidance in the organizational change. कि भाई कंपनी के अंदर आपको कोई चेंजेस लाना है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कि भाई आप पहले कहाँ पे एम्फेसाइज करोगे, तो वो चीज़ आपको ये पर्टिकुलर मॉडल हेल्प करेगा. देन इट कंबाइंस द रेशनल एंड इमोशनल कंपोनेंट बोथ. कि भाई यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स हैं, कि भाई हार्ड फॉर्म एज वेल एज सॉफ्ट फॉर्म, दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करके ये पर्टिकुलर मॉडल बनाया गया है. तो आप क्या है, हार्ड फॉर्म के ऊपर ही हम फोकस करते हैं कंपनी के रूप में, बट वी आर ऑल्सो सपोज टू बॉदर विद द सॉफ्ट कंपोनेंट. कि भाई सॉफ्ट कंपोनेंट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए एज एंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिकल पार्ट. ऑल द पार्ट्स आर इंटीग्रल एंड मस्ट बी एड्रेस इन अ यूनिफाइड मैनर्स. कि भाई ये जो सारे फैक्टर्स है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एज एंड व्हेन यू आर टारगेटिंग समथिंग तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको कंसर्न फैक्टर्स को क्या है, चेंज करना है, इंप्लीमेंट करना है. तो वो आपको हेल्पफुल होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल. सो दिस इज द मैकेन 7S मॉडल. सो विद दिस नोट वी जस्ट एंड अप द यूनिट